हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में देखा था, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने मेटाफॉस्फोरिक एसिड देख लिया था। अब इसके बाद जो एक नया आता है दैट इज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, ये भी वन टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, जिसमें आप देखोगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो था उसका फॉर्मूला HPO3 था, और इसमें बोला है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, एच पी ओ थ्री होल थ्राइस इस वे में कर देना है। तो इसका फॉर्मूला इस टाइप में होता है HPO3 होल थ्राइस। अब इसको आप लोग थ्राइस वे में लिखोगे तो क्या होगा, H3, ठीक है, P3 और O9, H3P3O9। ओके, अब है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो पहले वो सीखेंगे हम लोग कि क्या करना है इसके स्ट्रक्चर के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो HPO2 याद है आप लोग को, हमारा जो बेसिक यूनिट था, है ना, वो हमें बनाना है। तो देखो मैं आपको इसमें एच कितने देखो इसमें है ना 3 H आ रहे हैं, क्लियर है ना। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे 3 यूनिट बनाऊंगी, 3 में ऐसे HPO2 वाले यूनिट बनाऊंगी क्योंकि उसमें 3 H आ रहे हैं। ओके, तो 3 बेसिक यूनिट बनाना चाहिए इसमें, यही आपको यहाँ से पता चलता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, P डबल बॉन्ड O OH, ये पहला बेसिक यूनिट मैंने बनाया है। फिर यहाँ पे P डबल बॉन्ड O OH, ये दूसरा बेसिक यूनिट बना दिया है। यहाँ पे नीचे P डबल बॉन्ड O OH, ये मैंने तीसरा बेसिक यूनिट यहाँ पे बना दिया है। अब आपके पास इनको अब कैसे आपको ज्वाइंट करना है, हमें तो वो भी तो सीखना है। तो हमने ऑक्सीजन देखो कितना है, 9 ऑक्सीजन है। तो आपको पता है बेंजीन जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे इनको आपको ज्वाइंट करना है, ऑक्सीजन से ज्वाइंट कर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस वे में होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक, अब इन दोनों को डायरेक्ट फॉस्फोरस से ऐसे कनेक्टेड कर दो, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं ना, वैसा ही स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ करें तो लाइक इन दिस वे, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O OH। अब आप गिनो कितने हो रहे, फॉस्फोरस 3 हो गए, तो 3 फॉस्फोरस प्रेजेंट है। O कितना है, 9, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। हाइड्रोजन भी 3 हो चुके हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपको ऑक्सीजन से जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे है ना, इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई। देखो कितना हाइड्रोजन है इसमें, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर, तो 3 हाइड्रोजन है मतलब क्या लगेगा, ट्राई। ट्राई, और 3 हाइड्रोजन हम दे सकते हैं, यानी 3H देने वाला एसिड है, मतलब ट्राई बेसिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई बेसिक एसिड। और उसके बाद यहाँ पे OH ग्रुप भी आ रहा है। देखो OH ग्रुप अगर इनको देखे तो ऐसे करके, ठीक है, इस वे में। हाँ, यानी इसमें पता है क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा पता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास ले लेगा। आया समझ में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन का, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो H+ के इलेक्ट्रॉन को खुद के पास रख लेगा। आया समझ में। तो दैट मीन्स H+ रिलीज हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है ना, है ना। अब फॉस्फोरस के अंदर हम जानते हैं कि कितना होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है ना। और यहाँ पे जो फॉस्फोरस का, यहाँ पे जितने भी फॉस्फोरस है उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन लगेगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था आपका साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जो कि आपको याद रखना है। और आप में पता सॉरी, इसमें पता है क्या पूछते हैं साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में, कि आपके पास ये स्ट्रक्चर के अंदर POP बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, POP बॉन्ड। ओके, अब POP बॉन्ड कहाँ है, तो आप देखो P, आपको ये है ना अंदाजा लगाना है कि कहाँ पे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि POP जो बॉन्ड है वो मेरा यहाँ पे 3 ही प्रेजेंट है। आया समझ में, क्लियर हो रहा है ना। POP बॉन्ड में आप देखोगे तो ऐसे आपके कितने हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि POP बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है। ओके, है ना, ये लिख दिया। सेकेंड थिंग इज दैट P डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड है, तो देखो P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो ऐसे 3 ही बॉन्ड है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि इसमें 3 बॉन्ड स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड O वाले हैं। और थर्ड इज दैट कि POH कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, POH,
तो देखो POH यानी 1 2 3 तीन ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आंसर दे देंगे दैट इज 3 बॉन्ड्स। आया समझ में? क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसकी जो प्रिपरेशन होती है मेटा फॉस्फोरिक एसिड या हम जिसको साइक्लिक ट्राइमर कहते हैं, यही वाला, इसकी प्रिपरेशन के लिए एक रिएक्शन आपको याद रखनी है, वो मैं आपको करवाती हूँ कि वो रिएक्शन एग्जाम में वैसे आएगा। ठीक है, कितनी बार पूछ लेते हैं कि रिएक्शन भी बताओ कि कहाँ से आया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या है नहीं है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है दैट इज आपको क्या लेना है, Br2 ले लेना है प्लस H3PO3। क्लियर? ये दो स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, Br2 प्लस H3PO3 दैट इज व्हाट फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारा वही फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड हो गया। H3PO3 नाम मैंने आपको कल ही बताया था, इसको आप लोग सील करके रखो। ठीक है, यानी अंदर पूरा पैक्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका रिएक्शन होगा दैट इज व्हाट HPO3 होल थ्राइस, ये रिएक्शन प्लस 6 टाइम HBr, ये आपका आंसर होगा। अब इसका देखो हम क्या करते हैं इसमें कि एक तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ट्राइमर भी बोलते हैं। साइक्लिक ट्राइमर, क्यों साइक्लिक ट्राइमर बना रहे हैं? देखो ये साइकिल का रिंग बना रहे हैं, ये पूरा साइकिल बना रहे है ना, और कितने हैं ऐसे बेसिक यूनिट कितने अटैच हैं, 3, तो साइक्लिक ट्राइमर बोलते हैं। और इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। एक्चुअल में HPO3 हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, और साइक्लो लगा देंगे, ट्राइमर भी है, साइकिल में है, इस वजह से साइक्लो, और वी कैन से मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्योंकि हमारा HPO3 प्रेजेंट है। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर। और आप जानते हो ये स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट आता है दैट इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, वो हम अभी देख लेते हैं। क्लियर? यस, तो आप देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज व्हाट पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके, ये हमारा टॉपिक है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, देखो पॉली आया, मेटाफॉस्फोरिक तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस हमें लेना नहीं है। एन टाइम्स मतलब कि यहाँ पे HPO3 हम जानते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन उसमें पॉली लग गया मतलब एन टाइम्स। एन मतलब क्या हो गया, लंबी चेन। एन मतलब पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आप समझते हो। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, वैसे ही पॉली मतलब एन टाइम्स नंबर ऑफ चेंज। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर चेन। लीनियर यानी क्या होता है, विदाउट एनी साइड चेन, याद रखो, यानी कि साइड चेन इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन की पूरी चेन ऐसे प्रेजेंट होगी, उसको हम कहते हैं लीनियर चेन। आया समझ में? ऑर्गेनिक में हम देखेंगे। सो लीनियर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो कि आपको क्या करना है। एकदम सिंपल, आपको क्या करना है इसमें कि P, पहले देखो P डबल बॉन्ड OH बेसिक यूनिट। ठीक है, ऐसे आपको बेसिक यूनिट पहले बना देना है। P कितने बनाने हैं, रुको, देखो सबसे पहले आपको इसी वे में बनाना है, कुछ इस टाइप में। P डबल बॉन्ड OH, ये पहला बेसिक यूनिट बना। फिर यहाँ पे P, मैं आपको बताऊंगी क्या रिपीटेड हो रहा है इसमें, डबल बॉन्ड O, फिर वापस यहाँ पे P डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये 3 वे हमने बना दिया। आपको क्या करना है, बेसिक यूनिट पहले ऐसे 3 बनाने। पहले देखो P डबल बॉन्ड OH, फिर सेकंड आप ऊपर में डबल बॉन्ड एक बार लिखना है, एक बार नीचे डबल बॉन्ड O लिखना है, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे। सेम वे अगर आपने ऊपर डबल बॉन्ड O लिखा है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला आपका ऊपर OH आना चाहिए। तो ऑल्टरनेट वे में आपको चेंज करते जाना है। क्लियर हो गई बात? अब इन सबको आपको है ना चेन में यूज करके लगा देना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऐसे चेन में, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऐसे चेन में, फिर आगे यहाँ पे ये हमने बना दिया डबल बॉन्डो, फिर यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, फिर आगे ये चलता ही रहेगा, समझ रहे हो ना आप। फिर यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका कहलाएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ना एक रिपीटिंग यूनिट आती है, याद रखो, एक रिपीटिंग यूनिट आ रही है। रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, दैट इज HPO3। आप बार बार देख रहे हो कि HPO3 रिपीट हो रहा है, वो आपको कैसे पता चल रहा है, तो दैट इज व्हाट, यहाँ पे आप देखो ये वाला आप एक साइड आप ऐसा कर दो, ठीक है ना, ये आपको पता है, दैट इज लाइक इन दिस वे। ये देखो HPO3,
यानी कि HPO3 जो है वो पूरे चेन में ऐसे ही हमेशा रिपीट होता रहता है। सो इसका रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, HPO3। और यहाँ पे जो फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज व्हाट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो ये था पूरा व्हाट पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये इसका नाम क्या होगा, ये पॉलीबेजिक एसिड भी इसको कहेंगे, पॉली बेसिक एसिड, क्योंकि इसमें बहुत सारे H+ प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे हैं, अनगिनत H हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे आप देखोगे तो चेन चलती रहती है। इस वजह से इसका नाम क्या होगा, पॉलीबेसिक एसिड, बिकॉज H+ देने वाला ऐसे बहुत सारे H+ हैं। आया समझ में, है ना? अब देखो क्या होता है इसमें, एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारे पास यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये P डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, OH प्रेजेंट है। ऐसा था, ये चेन देखो आप, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ पे POH है, ठीक। क्यों हमने ऐसे लिया है, क्यों कोई मुझे कोई ये रीज़न भी पूछ सकता है आपको कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O आपने लिया है तो यहाँ पे भी क्यों ऐसे ही डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे ही लेके क्यों नहीं चल सकते थे हम लोग? क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि एक बार डबल बॉन्ड O लेने की, वापस फिर POH लेने की, फिर नीचे फिर वापस P डबल बॉन्ड O लेने की, फिर वापस POH लेने की? ऐसा क्यों, है ना? ये तो सवाल बनता है ना, तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए आपको मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। क्या होता है एक्चुअल में, ये जो POH है, यहाँ से H मैं आपको बताऊं तो ये H ऐसे जुड़ता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये है ना, ये साइकिल हाइड्रोजन जो है ना वो H+ देने वाला होता है। तो H+ हम किसी को दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो OH लगता है वो हम H किसी को दे सकते हैं, है ना? तो हम देंगे, दैट मीन्स स्टेबिलिटी अटेन होगी स्टेबिलिटी अटेन होगी। इसीलिए जो P डबल बॉन्ड O होता है वो ऊपर, एक ऊपर रखते हैं और एक हम नीचे रखते हैं। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पे जो H होता है, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये H होता है ना उसको मैं ऐसे यहाँ पे रिंग के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ। समझ रहे हो, है ना? कौन सा H, तो ये वाला H। क्लियर? तो क्यों, क्योंकि है ना ये स्टेबिलिटी बना के रखता है। इस वजह से देखो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट ही ले लिया यहाँ पे, और यहाँ का जो H था उसको मैंने डायरेक्टली इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाला। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी रखता है। इस वजह से एक P डबल बॉन्ड O ऊपर अपवर्ड आता है और अपवर्ड आता है, समझे, और एक P डबल बॉन्ड O डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो देखो एक P डबल बॉन्ड ऊपर आता है, एक नीचे आता है, एक ऊपर फिर वापस नीचे, ऐसे ये चेन चलती रहती है। आया समझ में? क्लियर हो गई बात? अब इसका एक प्रिपरेशन देखते हैं, मतलब इसी का रिएक्शन कैसे बना। दैट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले लेंगे। देखो H3PO4 क्या है आपका, H3PO4 है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड ले लिया। इसको आप हीट दे दो, हीट कितने पे, 316 डिग्री सेल्सियस पे हीट देना है। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज व्हाट, HPO3 होल N, यानी कि ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया, प्लस N टाइम वाटर, N टाइम मतलब अनगिनत बार ये पूरा रिएक्शन होगा, बहुत टाइम बाद बहुत सारा वाटर आएगा। समझ रहे हो? तो ये इसकी एक बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए। तो ये पूरा था पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो हमारा जो ये डायग्राम का था पूरा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, टेबल देख लेना है 7.5, जिसमें आपको प्रिपरेशन भी गिवन है, साइड में लिखा हुआ। देखो सबसे पहले नाम गिवन है, पहला टेबल देखो कि उसमें नाम गिवन है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया नाम कैसा आएगा। फॉर्मूला सबका गिवन है वो भी मैंने आपको बता दिया, करवा दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किस में POH बॉन्ड आएगा, किस में PH बॉन्ड आएगा, 2 आएंगे 3 आएंगे, वो आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा वो, और उसकी प्रिपरेशन क्या होती है वो भी आपको साइड में टेबल में गिवन है। तो आपको ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छे से लर्न कर लेना है। समझ में आ गई बात? और स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बता दिए कैसे बनाना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आप देखोगे कि हमारे पास है ना एक रिएक्शन आपका खाली बाकी है, जो कि AgNO3 वाटर H3PO2 के साथ होता है। AgNO3 के साथ ये आपको 4 टाइम्स ले लेना है, बैलेंस करके दिया है। AgNO3 आपको 4 टाइम्स ले लेना है, 2 टाइम्स आपको वाटर ले लेना है। H3PO2 सेम रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज व्हाट 4Ag। Ag यहाँ से एक्चुअल में हमें Ag चाहिए होता है, इस वजह से हम ये रिएक्शन करवाते हैं। Ag प्लस 4HNO3 ये ले लिया, प्लस H3PO4। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना।
कि आप लोगों को ये रिएक्शन फॉर Ag के लिए आपको देना पड़ेगा जब भी आपका पूछा जाए। तो ये था आप लोग का पूरा H3PO3 रिलेटेड जो हमारा ये रिएक्शन है वो। और प्लस आपको अब एक एग्जांपल है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, दैट इज 7.9। एग्जांपल नंबर 7.9 में आपको पता चलेगा कि क्या गिवन है। उसमें बोला है हाउ डू यू अकाउंट, ये आपको पूरा टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लेना है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों, बिकॉज स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है और अंदर एक बार आप रीड आउट कर लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सो एग्जाम्पल देखोगे तो हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर, आपको कैसे पता चलेगा, दैट इज रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर। देखो H3PO2 बोला है तो आपको बोला है कि उसका कैसे पता चलेगा रिड्यूसिंग बिहेवियर, है ना, इसका रिड्यूस करने का बिहेवियर। तो रिड्यूस कौन करता है, H+ रिड्यूस करवाता है ना, जितने अगर आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड जो H होता है वो आपका रिड्यूस जल्दी हो जाता है और होता भी है। सो H3PO2 के आप H3PO2 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको पता है कि H3PO2 में 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं डायरेक्टली P एटम्स के साथ, यानी कि इसमें आप देखोगे तो P डबल बॉन्ड O OH, यानी ये HPO2 बन गया, है ना। और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड हो गए, फॉस्फोरस के साथ, ये दोनों फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है ना। तो 2 हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फॉस्फोरस एटम विच इम्पार्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड, यानी कि इसमें हम कितने 2H+ को 2H+ हम क्या करा सकते हैं, रिलीज करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, रिलीज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2H है। इस वजह से क्या है कि आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि H3PO2 जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस से बॉन्डेड होता है, इस वजह से वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर गेन करता है। आया समझ में, ओके। अब इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट है दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है जो मुझे करवाना पड़ेगा 7.11, ठीक है। आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द बेसिसिटी, देखो क्वेश्चन आ गया, बेसिसिटी मैंने आपको बोला था निकालना है, कैसे निकालते हैं वो पूछा भी था, बताया भी था। तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर की बेसिसिटी पूछे तो आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन वही आपका क्या बताता है, बेसिसिटी। तो याद रख लो कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन दैट गिव्स व्हाट, बेसिसिटी, क्या देता है, बेसिसिटी देता है, ओके। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखें हम, कौन सा बोला था आपको, H3PO4 बोला है, ठीक है, H3PO4। पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो चलिए पहले बेसिक यूनिट बना देते हैं, उसके बाद ही आगे करेंगे। दैट इज OH, फिर यहाँ पे भी दैट इज OH, ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि क्या है, 3 रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट है, 3 रिप्लेसेबल H+ आयन प्रेजेंट है, मतलब इस H को मैं रिप्लेस करा सकती हूँ, तो वही उसकी क्या हो गई, बेसिसिटी हो गई। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, दैट इज 3। आया समझ में। तो ये था आपका पहला इंडेक्स क्वेश्चन का आंसर, 7.11 है, जो कि आप लोग एक बार देख लेना। अब मैं आपको 7.12 इंडेक्स क्वेश्चन करवा देती हूँ, ओके। यस, तो सेकंड में ऐसा पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन H3PO3 इज हीटेड, तो आपकी बुक में ही गिवन है H3PO3 को हीट करने से कौन सा रिएक्शन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन पूछी है कि आपको ऐसे ही पूछेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन H3PO3 हीटेड, तो आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में इसका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले देखो H3PO3 हमारे पास बोला है, इसको आपको हीट करना है। पहले तो इसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। कभी भी रिएक्शन लिखो ना आप लोग, तो अगर आप लोगों ने नीचे नेम नहीं लिखा होगा तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, मैं आपको पहले ही बोलती हूँ। आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि H3PO3 हवा में नहीं उड़ रहा है, क्या नाम है वो आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो याद रखो कि इसका नाम जो क्या होता है, दैट इज ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, क्लियर। इसको आप हीट करते हो ना तो आपके पास PH3 आता है, दैट इज फॉस्फीन, इसका नाम होगा दैट इज फॉस्फीन। कलरलेस होता है, कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है, कलरलेस, ये तो मैंने आपको बताया, आप खाली इतना लिख दोगे ना फॉस्फिन गैस तो भी चलेगा, ये आपको बताने के लिए कलरलेस फॉस्फिन गैस होता है, प्लस H3PO4 देता है, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड, ये आपको देता है,
ओके, अब देखो ये एक ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें H3PO3 का जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आता है। मैं आपको वो भी बताती हूँ कैसे निकालना है। इसका -3 आता है और इसका +5 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक साइड आप देख सकते हो, एक साइड आपको पता चलेगा कि +3 से -3 गया है, दैट मीन्स ये वाला। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसी रिएक्शन के अंदर। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यही आप देखो कि +3 से कहाँ गया, ये +5 की ओर गया है। मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ही रिएक्शन के अंदर। मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेट हुआ। कहने का मतलब डिसप्रोपोर्शनेट होने के बाद PH3 और H3PO4 फॉर्म उसने किया ना। ओके, अब है ना इसका स्ट्रक्चर के बेस पे आपको पता चलेगा कि आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकाल सकते हो, H3PO3 बोला है निकालने के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो 3 टाइम हाइड्रोजन है प्लस किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो फॉस्फोरस नहीं पता, एक्स लो, 3 टाइम ऑक्सीजन बोले लिया, दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम हाइड्रोजन मतलब 1, एक्स फॉस्फोरस नहीं पता। और आपको है ना चार्ज लिखना होता है, हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सीजन मतलब -2, चार्ज कितना आता है, -2। आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालना है। हाइड्रोजन पे 1 आता है, एक्स नहीं पता फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, O⁻², ऐसे चार्ज लिखते हैं ना, है ना। तो मान लो ClO, Cl -1 होता है, तो चार्ज यहाँ पे -1 आता है। तो ऐसे आपको चार्ज लिखने होते हैं। ओके, तो वो लिख दिया हमने। और तो क्या होगा, 3 + x - 6 = 0, तो x = 3 आ जाएगा। सेम वे में ये पहला आपने निकाला, PH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो PH3 मतलब x फॉस्फोरस, x 3 हाइड्रोजन 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो x + 3 = 0, तो x = -3। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। थर्ड में आप देखोगे H3PO4 है, ठीक है। H3PO4 में आप ले लो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का +1 प्लस x फॉस्फोरस का नहीं पता प्लस 4 ऑक्सीजन का -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 3 + x 4 2 8 -8 = 0। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा, x माइनस दैट इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे करती हूँ आगे, x - 5 = 0, x = 5। क्लियर, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है। आया समझ में। तो ये पूरा था एक इंडेक्स क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ तक, ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है वो ग्रुप 16 एलिमेंट। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट। तो देखो सबसे पहले ग्रुप 15 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ग्रुप 16 एलिमेंट आता है जिसमें सबसे पहला ऑक्सीजन है। आपको याद रखना है इसमें, जैसे हमने पहले में किया था 4-5 एलिमेंट्स याद रखे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इसमें ऑक्सीजन आएगा, फिर सल्फर आता है, सल्फर ये नाम याद हो ही जाने चाहिए, सेलिनियम, सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, फिर उसके बाद आता है दैट इज पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट है। एंड लिवरमोरियम, कौन है, लिवरमोरियम। अब ये सारे है ना, ये सारे एलिमेंट है ग्रुप 16 के पीरियोडिक टेबल के। ये है ना, समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 वाले को क्या बोलते थे, चाल्कोजेंस। याद है ना, मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको, चैल्कोजेंस कहते थे। ठीक है, मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल का लेक्चर लिया था तभी बताया था, ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजन, ग्रुप 18 को नोबल गैस। ओके, अब ये जो नेम जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड ब्रास से आया है, और उसको मतलब क्या किया है, पॉइंट टू द एसोसिएशन ऑफ सल्फर। इट्स मैंने आपको बताया था कॉन्जीनर्स विद द कॉपर्स, कॉइन्स के थ्रू कॉपर, है ना, उस टाइप में बताया था। गोल्ड सिल्वर ये भी आते थे उसमें। तो सॉरी, कॉन्जीनर्स जिसे हम कहते हैं वो आएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर। आपके कॉपर के मिनरल्स जो होते हैं उसमें आइदर ऑक्सीजन आता है या तो सल्फर आता है, जो कि अदर मेंबर ऑफ ग्रुप वाले हैं। तो इसके साथ क्या रिएक्शन होगी वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका अकरेंस देख लेते हैं, जो कि आपका अकरेंस जो टॉपिक है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है। ओके, तो अकरेंस देखते हैं कि अकरेंस जो है क्या कहता है। अकरेंस जो है ग्रुप 16 का, उसमें देखो ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट है एलिमेंट में, मतलब अर्थ पे सब आपको पता है ये 2 ही ऐसे हैं,
ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट 71 जो भी है। तो आपको क्या है, दो ही ऐसे एलिमेंट है तो जो आपके अर्थ क्रस्ट पे अबेंडेंटली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो अकरेंस में आप जानते हो कि ऑक्सीजन कंटेन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास बाय अर्थ क्रस्ट, उसमें इतना ही 46.6% आएगा। लेकिन आप देखोगे ड्राई एयर में आपको 20% ही वॉल्यूम और 20% आपको ऑक्सीजन देखेगा बाय वॉल्यूम। हाउएवर द अबेंडेंस ऑफ सल्फर, सल्फर का जो अबेंडेंस होता है अर्थ क्रस्ट में वो ओनली एंड ओनली सल्फर जो प्रेजेंट होता है बहुत ही कम, दैट इज 0.03 to 0.1% इतना प्रेजेंट होता है। कंबाइंड सल्फर को एग्जिस्ट कराते हैं हम सल्फेट्स के फॉर्म में। अब ये ना नाम याद रखना है आपको, कभी 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CaSO4.2H2। आपको पता है पीओपी, जब हम घर पे पीओपी कराते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसमें जिप्सम का बहुत ही बड़ा ये वाला कंपाउंड यूज होता है, इसमें जिप्सम यूज होता है। CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला होता है इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट। ये भी क्या है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है MgSO4.7H2O। क्लियर, ये याद रखना है। फिर आता है बेराइट, बेराइट का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज व्हाट BaSO4। क्लियर, उसके बाद आता है यस, ये तीन तो आपको याद ही रख लेना है। चौथा आता है ये सारे, इसमें क्या होता है, और सल्फाइड्स जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है। सल्फाइड वाले कौन कौन से होते हैं, सल्फाइड वाले होते हैं दैट इज पहला क्या है, गैलीना, गैलीना, गैलीना में PbS बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गैलीना पूछे तो क्या आएगा, PbS आएगा। और जिंक ब्लेंड पूछे तो जिंक ब्लेंड, ब्लेंडी बोलो या ब्लेंड बोलो तो ZnS आएगा, जिसमें पता है सल्फर प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है, सॉरी हाँ भाई, अगर किसी कंपाउंड के साथ लगता है ना तो सल्फाइड हो जाता है, वो सल्फर नहीं रहता। तो ये जिंक ब्लेंड है। फिर आता है कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायरेट बोलो जो बोलना है। तो कॉपर पायरेट CuFeS2, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सारे क्या है आपको याद रखना है। फिर है सल्फर को जो ट्रेस करना होता है, ट्रेसिस ऑफ द सल्फर अकर इन हाइड्रोजन सल्फाइड वेल्कोनीज में। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप H2S करवा सकते हो। फिर उसके बाद फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि आपको पता है एग है, प्रोटीन है, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। आपको पता है ओनियन, ओनियन में भी पता है आपको एग है, प्रोटीन वाले जितनी भी चीज़ें उन सब में सल्फर प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा, आप जब भी ओनियन काटते हो तो आपकी आंखों में से आंसू आते हैं, क्यों आता है, बिकॉज आपको पता है कि वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होके सल्फर क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है H2SO4, और वो तुरंत हमें आंख पे लगता है, दैट इज व्हाट, हमें आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या है कि ओनियन में भी क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। एग में भी प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर, ये वूल कंटेन सल्फर, सब में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ये 2-3 जो नाम है वो आपको याद रखना है। आई बात समझ में, क्लियर, यस। तो उसके बाद जो आता है दैट इज व्हाट सिलीनियम एंड टेरुलियम। ये सारे आपके कौन है, मेटल सेलेनाइड्स हैं। मैंने जो कि आपको बताया, टेरुलाइड्स जो है वो सल्फाइड का एक और है। पोलोनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि एज अ डीके प्रोडक्ट थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल देता है। देखो आपको ये नाम याद रखना है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। सेल्यूनियम है, फिर उसके बाद टेरुलियम है, ये सारे जो है वो क्या है, मेटल सेलेनाइड से ही आए हैं, मतलब उन्हीं के एक टाइप के क्या है, सब कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं। सेलेनियम मेटल है वन टाइप ऑफ, और टेरुलियम जो कि सल्फाइड ओर से ही आता है। पोलोनियम जो है वो एक टाइप का क्या है, डीके प्रोडक्ट देता है, थोरियम एंड यूरेनियम। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों है थोरियम और यूरेनियम। एक्चुअल में क्या है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, F ब्लॉक में आता है, पता है ना आपको। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, पोलोनियम है, जो कि है ना बाई प्रोडक्ट थोरियम देता है। इसको क्या बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, यूरेनियम बोलते हैं। आया समझ में। अब है ना एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा यूरेनियम, आप क्या करो, यूरेनियम पे ना न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दो। मान लो ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे आपको क्या करना होता है, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराना होता है। इसका आई थिंक 98 टू 298 इस टाइप में होता है। यूरेनियम आप इसको क्या करते हो, न्यूट्रॉन इस पे बम्बार्ड कराते हो, एकदम हाई इलेक्ट्रॉन वाला न्यूट्रॉन आपको बम्बार्ड कराना होता है, ठीक है। हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन आपको यूरेनियम पे बम्बार्ड कराना होता है। तो वो क्या करता है पता है, बड़ा सा न्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, यूरेनियम पे हमें नाइट्रॉन को बम्बार्ड कराना होता है, एकदम हाई एनर्जेटिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट बहुत ही ज़्यादा रिलीज होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे उसको बम्बार्ड कराया न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे, तो जो बड़ा सा न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, टूट जाता है, समझे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, केमिस्ट्री की भाषा में बताऊं तो न्यूक्लियर
फिजन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इसी टाइप में एक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिजन मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे में टूटना, और फ्यूजन मतलब क्या होता है, छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाना, ठीक है। ये होता है आपका फ्यूजन। क्लियर हो गई बात। तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। तो पता है मैंने आपको क्या बोला कि यूरेनियम जैसे न्यूट्रॉन्स पे बम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। तो ये भी इसका एक छोटा पार्ट ही है, थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। तो वैसे हम क्या कराते हैं इसमें, पोलोनियम पे कराते हैं। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो थोरियम और यूरेनियम हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है ना। सेम वे आपको यही काम कराना है। और यूरेनियम जो है ना हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे बाहर की कंट्री से परचेज करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महंगे अमाउंट में यूरेनियम हमें मिलता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में और इन सब में क्या होता है कि बाकी जो थोरियम है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है, जो कि इन सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हम यूज़ कर लेते हैं। आई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट के बहुत सारे कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक, आयोनिक, रेडियन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सेम जो हमने ग्रुप 15 में देखा था वैसा ही। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप यहाँ तक मुझे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर हो गई बात। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।